हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी 50 मार्क्स का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जो कि 12th हिंदी 50 मार्क्स का है। इसमें हम गद्य खंड का बताएंगे, जो कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस बताएंगे और उसके साथ आंसर भी बताएंगे। जो हम चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी का सभी का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, और हम हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए हुए हैं, चाहे पद्य खंड का रहे या चाहे गद्य खंड का रहे। गद्य खंड में एक और चैप्टर बचा हुआ है, जो छिछुरता हुआ गणतंत्र, जो आपको वह कल आपको समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम हिंदी व्याकरण पर चलेंगे। हिंदी व्याकरण खत्म करने के साथ साथ उसी के साथ साथ हम सारांश वीडियो और सब्जेक्टिव वीडियो पर भी चलेंगे। हिंदी में आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वह सभी लेकर हम चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में पहला प्रश्न यह है कि इसमें बोल रहा है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के लेखक हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के लेखक हैं। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के कौन लेखक हैं? तो आपको पहले से ही पता होगा कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लिखे हुए हैं। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत देखिए, हिंदी एग्जाम में आपको लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु यही सब पूछा जाता है, अधिकतर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा। चलते दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? तो कहानीकार है, निबंधकार है, नाटककार है, चित्रकार है। तो इसमें क्या होगा? तो ये निबंधकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? निबंधकार। ऑप्शन बी होगा दूसरा का, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला है? रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर को रवि बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो रवि बाबू का जन्म कब हुआ था? मतलब कब हुआ था रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? 1861 ईस्वी को, बंगाल में ही हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? तो क्या है, किस रूप में? तो इसमें गंभीर चिंतक के रूप में ख्याति प्राप्त है। ललित निबंधकार, ललित मतलब छोटा निबंध, ललित मतलब छोटा, तो छोटा निबंध लिखने में गंभीर आलोचक के रूप में, अर्थात इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को गंभीर चिंतक के रूप में भी याद किया जाता है, ललित निबंधकार के रूप में, और गंभीर आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न क्या बोला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला में क्या बोला? 6 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेगा। 7 में क्या बोला? 7वां नंबर प्रश्न में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हो गया? अर्थात मृत्यु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में हो गया था। मतलब 1907 ईस्वी में जन्म हुआ, 1989 ईस्वी में मर गया, मतलब 70 साल ही जीवित रहा, ठीक है। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या बोला है? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर किस विद्या की रचना है? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर किस विद्या की रचना है? तो क्या होगा इसका? तो ये निबंध, हम बोले ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार है, तो ये निबंध ही लिखेंगे ना। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर किस विद्या की रचना है? तो निबंध, ऑप्शन सी होगा 8 का। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या 9 नंबर में बोला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने MA कहाँ से किए थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने MA कहाँ से किए थे? तो कहाँ से किए थे? तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किए थे MA। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी MA कहाँ से किए थे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। चलते 10वां नंबर प्रश्न। 10 में क्या बोला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथमतः पहली बार अध्यापक के रूप में कहाँ नियुक्त हुए थे? तो ये कहाँ? शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते 11वां प्रश्न। 11 में क्या बोल रहा है? 11वां प्रश्न जानने से पहले आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा, जो भी चैनल पर हमारे चैनल पर न्यू है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि 12th एग्जाम 2020 के तैयारी हम करवा रहे हैं, वह भी क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट वाइज जो भी हम करवाए हैं वह इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसका प्लेलिस्ट खोज कर आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। और हम अभी तैयारी क्रैश कोर्स
करवा ही रहे हैं। और इसमें आपको गारंटी दी हुई जितने भी सब्जेक्ट का है उतना जितना का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, चाहे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 50 में 50 आएगा ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव का गारंटी ली हुआ और सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पर हम ऑब्जेक्टिव का गारंटी लिए, आप 50 मार्क्स भी लेकर चले आते हैं, 5 सब्जेक्ट में 50 मार्क्स लेकर चले आते हैं तो 250, मतलब आप पास तो हैं ही है, सेकेंड डिवीज़न है। और यहाँ सब्जेक्टिव करवाएंगे तो मतलब हम क्या बोले हैं 400 प्लस मार्क्स दिलवाएंगे। हाँ, हम दिलवाए हुए हैं 8 सब्जेक्ट में, 8 सब्जेक्ट वाले को 400 प्लस मार्क्स दिलवाएंगे। लेकिन इस बार हम बड़ी खेत से कहना पड़ रहा है कि हम साइंस और कॉमर्स वाले का हम इस अभी चैनल पर स्टार्ट नहीं किए हैं। आप साइंस और कॉमर्स वाले आप हिंदी पढ़ सकते हैं, मैथिली पढ़ सकते हैं और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यही आपको बोलना था। तो 11वां प्रश्न क्या बोला है, बंग देश की बुलबुल की उपाधि रवि बाबू को किनसे मिली। तो बंग देश की बुलबुल कौन कहता था, तो रवि बाबू के मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी कहते थे। इसके पिताजी कौन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, याद रखेगा। कहीं कहीं इसके पिता के नाम जगह पर देवेंद्र नाथ भी रहता है। तो बंग देश की बुलबुल की उपाधि रवि बाबू को किसने दी, तो उसके पिता ने। चलते हैं 12वां प्रश्न। 12 में क्या बोला, मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता किस पाठ का अंश है। मतलब बोला मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता किस पाठ से उद्धृत है, तो कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर पाठ से उद्धृत है। चलते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13 नंबर बोल रहा है, रवि बाबू थे तो क्या रवि बाबू विश्व कवि, स्वदेश भक्त, लेखक और वक्ता, इनमें से सभी। तो क्या होगा, रवि बाबू विश्व कवि भी थे, स्वदेश भक्त भी थे, लेखक और वक्ता भी थे, अर्थात इनमें से सभी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी 13 का। चलते 14 नंबर प्रश्न। 14 का क्या बोला, रवि बाबू किस भाषा के कवि के रूप में ख्यात है, मतलब ख्याति प्राप्त है। कवि रवि बाबू किस भाषा के रूप में कवि लेखक के रूप में ख्यात है, तो किसमें, तो बंगला। चूँकि रवि बाबू लिखते बंगाल का रहने वाला था और अधिकतर बंगला भाषा में ही अपना कोई भी लेख लिखते थे तो बंगला भाषा में लिखते थे। 15 नंबर प्रश्न में चले हैं। 15 नंबर क्या बोला, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। तो अशोक के फूल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 में क्या बोला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है, तो साहित्य इतिहासकार के रूप में या निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में या आलोचक के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में सबसे ज़्यादा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ख्याति प्राप्त है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 में क्या बोला, रविन्द्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध में दृष्टिपात किया गया है। तो रवि बाबू की साहित्यिक उपलब्धियों का पर रवि बाबू के व्यक्तित्वगत महत्वपूर्ण पक्षों पर, रविंद्र संगीत की विशेषताओं पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध में सबसे ज़्यादा दृष्टिपात किया गया है तो रवि बाबू के व्यक्तिगत महत्वपूर्ण पक्षों पर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, किसका, 17 का ऑप्शन बी होगा। चलते 18 प्रश्न। 18 में क्या बोल रहा है, 18 में बोल रहा है पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कैसी कृति है। पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कैसी कृति है, तो कैसी कृति है, तो ये औपन्यासिक कृति है, याद रखिएगा, औपन्यासिक कृति है, ठीक है। 18 का ऑप्शन सी होगा। 19 में क्या बोल रहा है, 19 में प्रश्न जानने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। यदि इसका आप PDF लेना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का PDF लेना चाहते हैं तो हम PDF देते हैं, वो अभी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो PDF आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक, मतलब व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ग्रुप में, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बात आपको कहना चाहता था। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेट हम होते हैं, ठीक है। यदि आप कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो आपके लिए बना कर डालेंगे। और
यदि कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में फ्री होकर पूछ सकते हैं, जो पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, कबीर। ठीक है, कबीर विषयक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ किस प्रकार का ग्रंथ है। कबीर विषयक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ किस प्रकार का ग्रंथ है। तो क्या होगा 19 का ऑप्शन बी होगा, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, तो कबीर विषय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा 19 का ऑप्शन बी होगा। 20 में क्या बोल रहा है, हिंदी उपन्यास का गौरव खाली स्थान है। हिंदी उपन्यास का गौरव खाली स्थान है, तो क्या होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा ये होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बाण भट्ट की आत्मकथा जो हिंदी उपन्यास का गौरव है। चलते 21 नंबर प्रश्न। 21 में क्या बोला, बंग साहित्य के देदीप्यमान खाली स्थान रत्न है। मतलब बंग साहित्य के देदीप्यमान खाली स्थान रत्न है, तो क्या होगा, तो 21 का क्या होगा, तो 21 का ये रविंद्रनाथ ठाकुर होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ ठाकुर जो बंग साहित्य के, चूँकि बंग देश के बांग्लादेश के रहने वाले थे और इसलिए बंग साहित्य के देदीप्यमान रत्न है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं 22 प्रश्न। 22 प्रश्न में क्या बोला, रविंद्रनाथ ठाकुर खाली स्थान के पौत्र थे। पौत्र मतलब क्या होता है, पोता, जिसको पोता जानते हैं ना, पोता किसको कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, हाँ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब जैसे नाना हुआ, दादा हुआ ना, तो दादा के जो पोता होता है तो वही पौत्र कहलाता है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर के पौत्र थे, तो कौन पौत्र, किसके पौत्र रविंद्रनाथ ठाकुर थे, तो ये द्वारिका नाथ के। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, द्वारका नाथ के पौत्र थे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो 22 का क्या होगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 में क्या बोला है, रविंद्रनाथ ठाकुर खाली स्थान के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, तो आपको बोले थे पहले भी प्रश्न, पहला या दूसरा प्रश्न बोले हैं, देवेंद्रनाथ ठाकुर के बेटे थे कौन, रविंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा। चलते हैं 24 नंबर। 24 में क्या बोला, रविंद्र बाबू का कहना था कि खाली स्थान की बीना में अनेक तार होते। किसके, साहित्य के बिना अनेक तार होते। रविंद्र बाबू का कहना था कि साहित्य की बीना में अनेक, साहित्य की बीना मतलब बजाने वाला, बीना में अनेक तार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 24 का ऑप्शन डी होगा। देखिए प्रश्न हम आपको इसका स्टडी करके प्रश्न बनाया है, और ऐसा प्रश्न बना है जहाँ से कैसे जैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा, और यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर हम करवाए हैं, अब वह देख लीजिएगा तो ज़रूर आपको, मतलब एक बार यदि पढ़ भी लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आएगा प्रश्न, तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करके आएगा, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, निगलेक्ट नहीं कीजिए। आप कहीं मतलब हम आंसर बता रहे हैं और आपको आंसर आता है तो आप स्किप कर देते हैं, यही ना, ज़रूर करते होंगे स्किप, लेकिन स्किप करते हैं तो हम उसमें 2-3 को डिटेल में बात भी बताते, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो डिटेल में बताते हैं कहीं यही बात ना आ जाए, इसलिए ज़रूर इस सब का ध्यान रखें। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 में क्या बोला, रविंद्रनाथ ठाकुर किसके पक्के आराधक थे, तो ये मातृभूमि के आराधक थे। ठीक है, मातृभूमि को सबसे ज़्यादा पूछते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर किसके पक्के आराधक थे, तो मातृभूमि के। 26 नंबर प्रश्न में क्या बोला, हाथी दांत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाथी दांत के पत्र पर खंचित अभिनंदन पत्र, रजत अध्यय पात्र, सोने का एक कमल और एक माला भेंट कर सम्मानित किसे किया गया था, तो रविंद्र बाबू को सम्मानित किया गया था। 26 का क्या होगा, तो 26 का रविंद्रनाथ ठाकुर। चूँकि रविंद्रनाथ ठाकुर को सम्मानित कैसे किया गया था, हाथी के दांत के पत्र के पर और खंचित अभिनंदन पत्र पर, रजित अध्याय पत्र और सोने का एक कमल और एक माला भेंट करके रविंद्रनाथ ठाकुर को सम्मानित किया गया था। और ये 27 नंबर प्रश्न में से 27 नंबर जो प्रश्न है सभी को हम इसमें घुसा दिए हैं। इसमें से आपको कोई भी प्रश्न दे देंगे, जैसे अशोक के फूल के लेखक कौन है। ठीक है, तो अशोक के फूल कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, ये सब पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, ये भी याद रखिए, ये सब निबंध संग्रह है। किसके द्वारा हिंदी की धरोहर है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। चलते 28 में क्या बोल रहा है, खाली स्थान भाषा का प्रयोग करना रविंद्रनाथ ठाकुर लज्जाजनक समझते थे, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना रविंद्रनाथ ठाकुर लज्जाजनक समझते थे। 28 का ऑप्शन सी होगा। 29 नंबर प्रश्न। 29 में क्या बोला, रविंद्रनाथ ठाकुर खाली स्थान की शैक्षणिक डिग्री थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर मतलब कि
बहुत नहीं पढ़े लिखे थे, शून्य क्लास में पढ़े लिखे थे, तो लेकिन उसके पापा पढ़ाए थे, रविंद्रनाथ ठाकुर जो उसके पापा दादा ही पढ़ाए थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की शैक्षणिक डिग्री कहाँ तक हुई है, तो शून्य क्लास तक हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। 30 में क्या है, 30 नंबर प्रश्न, रविंद्रनाथ ठाकुर की महानता का आधार समर्पित भाव से खालिस्तान लक्ष्मी की आराधना है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर महानता मतलब किसकी आराधना करते थे, तो ये सरस्वती की आराधना करते थे। ये ऐसा प्रश्न आएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर किसकी आराधना करके महान हुए, तो महासरस्वती की आराधना करके, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की महानता का आधार समर्पित भाव से सरस्वती की आराधना है, ठीक है, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन सी होगा। चलते 31 प्रश्न, 31 में क्या बोल रहा है, 31 में बोल रहा है कि रविंद्र बाबू अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा कहाँ पाई थी। रविंद्र बाबू अंग्रेजी पढ़ने के लिए लंदन में गए थे, ठीक है। तो रविंद्र बाबू अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा कहाँ गए थे, पढ़ने के लिए नहीं गए थे, वहाँ गए थे तो अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा ली थी। चलते हैं 32वां प्रश्न, 32 में क्या बोला, रविंद्रनाथ ठाकुर की मासिक पुस्तकों का संपादन किया। तो मासिक पुस्तकों कौन कौन, तो भारतीय था रविंद्रनाथ ठाकुर के, जो महीना में एक बार पुस्तक आता था पेपर के द्वारा, बालक आता था, साधना आता था और बंग दर्शन आता था। ये तीनों प्रकाशन जो है मासिक पुस्तकें, ये सब रविंद्रनाथ ठाकुर का है। चलते हैं 33वां प्रश्न, 33 में क्या बोला, रविंद्रनाथ ठाकुर बचपन में अपने पिता को किस प्रकार का गीत सुनाया करता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पारमार्थिक आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर दे दे ये भी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर अपने पिता को बचपन में पारमार्थिक गीत सुनाया करते थे। चलते हैं 34वां प्रश्न, 34 में क्या बोल रहा है, जो रविंद्र बाबू की वक्तृता कैसी थी, तो हृदयकारिणी, ठीक है। रविंद्र बाबू की कैसी वक्तृता थी, तो हृदयकारिणी। तो ये वीडियो का 34, ये चैप्टर में 34 प्रश्न बना है। तो यदि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइए, और कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होइए जाइए, चूँकि आप लोगों के फायदे के लिए बना है और उसमें हम कुछ प्रश्न डालते रहते हैं। तो ठीक है, हम वीडियो को अंत करें, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।